आज इटली के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 50वीं G7 समिट में पीएम लेंगे हिस्सा। 13 से 15 जून तक आयोजित होगा शिखर सम्मेलन। कुवैत अग्निकांड में अब तक 49 लोगों की मौत। मृतकों में 40 से ज्यादा भारतीय। MOS कीर्तिवर्धन कुवैत के लिए रवाना। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी। एंट्री आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा जवाब। NEET रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। भिंड में दूषित पानी पीने से लगभग 5 दर्जन से अधिक लोग बीमार। 2 बुजुर्ग और 1 बच्चे की मौत। नल से आने वाले गंदा पानी बना जहर। कानपुर में सपा का नेता निकला लुटेरा। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे सपा नेता मुकेश निषाद के पैर में लगी गोली। महिला के साथ की थी लूट की वारदात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में 3 से 4 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। तो 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को एक बार फिर परीक्षा में बैठना होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्रेस अंक वालों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। 23 जून को परीक्षा के बाद होगी काउंसलिंग। तो 23 जून को परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से खबर। 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठना होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जुड़ चुके हैं। अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर AP सिंह जी। AP सिंह जी का रुख कर लेते हैं। AP सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बात कही गई। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा में बैठना होगा। हालांकि नीट के इस परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वैकेशन बेंच ने, नीट के छात्र 25 लाख छात्र देश में और देश के बाहर भी परीक्षाएं दे रहे थे। उनमें हताशा थी, निराशा थी। जो गड़बड़ी खासकर सेंटर बहादुरगढ़ में और सेंटर पर भी जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके द्वारा बहुत मिलीभगत करके भ्रष्टाचार का रवैया अपनाते हुए बड़े स्तर पर मेडिकल के छात्रों के साथ गलत हुआ। समझ लीजिए, क्या हम अपने डॉक्टर्स को उचित योग्यता वालों को नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमारे डॉक्टर योग्य नहीं होंगे? क्या दरवाजे के पीछे से पैसे देकर जाने वाले डॉक्टर बनेंगे? इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और के न्यूज ने, तो आपके वरिष्ठ संपादक महोदय ने इस पर कल भी चर्चा की थी, मैडम ने भी चर्चा की थी, डिबेट भी की थी। और के न्यूज बहुत जागरूक न्यूज चैनल है, पूरी दुनिया उसको देखती है। और उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चों के भविष्य के 25 लाख अगर बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है, छात्र छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ अगर उनके परिवार के 10-10 लोग जुड़े हुए हैं तो कितनी संख्या बैठती है। माता पिता अपना भूखे प्यासे रहते हैं, अपने आवश्यकताएं नहीं पूरी करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं, उनके लिए करते हैं काम, उनकी सुविधाएं देते हैं। तो उनके साथ अगर ऐसा हो परीक्षा के समय, तो बच्चों में हताशा, निराशा होती है। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जो परिवार सोचते थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, सफेद कोट पहन के आएगा, उन घरों में कफन रख दिया गया, उन घरों में कफन चढ़ गया उन बच्चों के ऊपर। सोचिए आप, कितनी बड़ी दुखद विडंबना है। इसीलिए मैंने भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेश प्रधान जी और डॉक्टर और JP नड्डा साहब को पत्र लिखा है कि इसमें सरकार भी कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी ये पेपर लीक मामला होता है, जो भी मिलीभगत है,
जो भी एजेंसी है, जिस एजेंसी ने भी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बिल्कुल। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की बिल्कुल, जाए। देखिए एपी जी, ये पेपर लीक के मामले न सिर्फ इस नीट में आए, बल्कि इसके पहले भी कई और बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ छात्रों को, हम तो ये कहेंगे उनका परिवार भी परेशान होता है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया कि ग्रेस अंक वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, इस फैसले के बाद छात्रों में किस तरीके का आपको रिएक्शन देखने को मिलने वाला है, क्या लग रहा है? क्योंकि पहले इस पूरी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की बात हो रही थी। नहीं, अभी ये ग्रेस वाला फैसला है, अभी और इस पर सुनवाई होगी। अभी हाँ। 8 जुलाई को फुल कोर्ट सुनेगी, अभी तो वैकेशन कोर्ट सुन रही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जागरूक है, ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, देखती भी है, सुनती भी है और एक्शन भी लेती है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों को सड़क पर जाना पड़ रहा है। जो मेडिकल के छात्र बनने वाले थे, उन्हें सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस से लड़ना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, उन्हें शासन प्रशासन का विरोध झेलना पड़ रहा है। जिन बच्चों को माता पिता ने शादी ब्याह में नहीं जाने दिया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, हर समय पढ़ाई रखा, 18 घंटे जिन्होंने पढ़ाई की, आज वो गर्मी के दिन में सड़क पर घूम रहे हैं। चाहे जयपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे कोई हो, हर तरह से बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं। उनका भविष्य का मामला है, कैसे उनका भविष्य बचे। उन्होंने सपने सजोए थे, अपने माता पिता को सपने दिए थे, माता पिता ने अपने बच्चों पर सपने देखे थे, उन सपनों का क्या हुआ? सपने रौन दिए गए। सिर्फ एक एग्जाम कराने वाली एजेंसी के सपने पूरे होंगे, केवल उनके पैसों के पूरे होंगे, केवल उनके धन के सपने पूरे होंगे, केवल भ्रष्टाचार का सपना पूरा होगा? नहीं, देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेगी और भारत सरकार भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगी। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी बख्शे ना जाएं, बड़ा एक्शन हो, ताकि बच्चों को, उनके परिवार वालों को इस तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े और विश्वास लोगों का इन परीक्षाओं में लगातार बरकरार रहे। शुक्रिया आपका एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तुम्हारे साथ में डॉक्टर एपी सिंह जी थे, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उनकी ओर से अहम बातें साझा की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और खुद अभ्यर्थी अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है पूरे मामले को लेकर। देश भर में इस मामले के बाद, इनके नतीजों के बाद विवाद हुआ था। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय देने के लिए जाना जाता है और वो वही कर रहे हैं। निश्चित बात है कि 1500 बच्चों को हटा देने से रैंक में हम लोगों के कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब जस्टिस मिलना शुरू हुआ है, अगर सूर्य की किरणें दिखी हैं तो कुछ देर बाद सूर्य भी दिख ही जाएगा। वी वांट जस्टिस एंड वी विल श्योरली गेट द जस्टिस। आई हैव होल सोल सपोर्ट फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मुझे भरोसा है। ठीक है अभिषेक, देखिए ये तो राहत की बात हुई। आपने कहा कि अभी सूर्य की किरणें दिख रही हैं तो सूर्य भी दिख जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये कि क्या आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे आने वाले वक्त में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे उनके सामने इस तरह की समस्याएं ना हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या बाकी की जो भी चीजें, जो भी लूपहोल्स होते हैं, जो भी फॉल्ट्स होती हैं जिनके चलते आप जैसे छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन पर भी क्या काम किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं नजीर पेश होगी और आगे से ऐसे नहीं होगा। मैम, मुझे भरोसा है मैम, सुप्रीम कोर्ट इस बार कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर लेंगे जिससे आगे पेपर लीक भी नहीं होगा, इम्पर्सोनेशन भी नहीं होगा, इस तरीके के ग्रेस मार्क्स जो बिना बताए दे दिए गए वो भी नहीं दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका जो भी करेगी उचित ही होगा।
बिल्कुल, यानी पूरा विश्वास आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, आपने कहा कि अभी 1500 बच्चों को हटा देने से आपकी रैंक में कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों की ओर से या छात्रों की ओर से लगातार इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग हो रही थी, हालांकि वो तो नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि ग्रेस अंक पाने वाले छात्र दोबारा से देंगे। इससे कितना बड़ा डिफरेंस कितना होगा दोबारा परीक्षा में और इस फैसले में? मैम अभी तो केवल ज्यादा से ज्यादा 1500 रैंक कम हो जाएगी हम लोगों की, जिसकी 39,000 लमसम 48,000 आ जाएगी, जिसकी 30 है 29 के आसपास आ जाएगी। जो लोग बॉर्डर पे थे वो जो रेंज में आ जाएंगे। तो इस फैसले से राहत मिलेगी कुछ छात्रों को? जी मैम, राहत जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा बयान, बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को अब परीक्षा दोबारा से देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुद हमारे साथ में अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी थे अभिषेक, उन्होंने भी अपनी बात को कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे एक बड़ा असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद लोग ऐसा नहीं भी करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और दोबारा परीक्षा देने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कानून व्यवस्था को लेकर योगी की आज बैठक। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर होगी समीक्षा। सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। सभी आईजी, डीआईजी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में होंगे शामिल। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी बैठक में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शाम 7 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे। तो शाम 7 बजे होगी अहम बैठक। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक कानून व्यवस्था को लेकर होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो जारी है, सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और विभागों में जो योजनाएं चल रही, परियोजनाएं चल रही हैं, उन पे कैसे काम हो रहा है उसको लेकर चर्चाएं लगातार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले ठीक जो है अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से जो है एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे आज जो है इस बैठक का शुभारंभ होगा और इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश के जो जितने भी जनपद हैं, हर जनपदों से लोग जो है जुड़ते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर खासतौर पे एडीजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ आईपीएस जो कमिश्नर, वहां के कमिश्नर है, वो जुड़ते नजर आएंगे। तो साफ है कि जिस तरीके से आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी इस लोग जो है वो जुड़ते नजर आएंगे। और हम अगर चर्चा करते हैं कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य विभागों की, जहां पर जो प्रक्रिया में काम नहीं हो रहा है, उन विभागों के लोगों को शाम को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोड़ने का आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और तमाम ऐसे चेहरे होंगे वो भी इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार की जो बैठक करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं इस बैठक के बाद से, लेकिन साफ होगा कि शाम 7:30 बजे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो टेक्निकल चीजें हैं उनको लेकर के ये आज जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इन बैठक में किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक जिसमें समीक्षा की जाएगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री की ओर से अहम बैठक बुलाए जाने की बात। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सभी आईजी डीआईजी बैठक में रहेंगे और सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में होंगे शामिल। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां सभी को बैठक में शामिल किया जाएगा। और सिंचाई विभाग के 57 परियोजनाओं पर विराम लगा है। लखनऊ से खबर, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 412 परियोजनाओं को पूरा होना था। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 357 परियोजनाएं ही हो सकी पूरी। और आपको बता दें कि वित्तीय चालू वर्ष में 281 परियोजनाओं पर विभाग कर रहा है काम। कुल 338 परियोजनाओं पर सिंचाई विभाग को करना है काम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संदीप, सिंचाई विभाग में कई परियोजनाओं का काम ठप पड़ा है। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर मानसून सत्र की बात करते हैं तो 15 जून के से मानसून सत्र स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मानसून सत्र से पहले परियोजनाएं जब हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि काम लगभग जो है पूरा हो चुका है बाढ़ का। लगभग उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं 24 ऐसे संवेदनशील जो जिले हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा मंडराता रहता है। इन परियोजनाओं पर कैसे काम होना है, किस तरीके कितनी जल्दी इनको पूरा करना है, तो इसको लेकर के पूरा डाटा जो है वो सिंचाई विभाग तक आता है। लेकिन 57 परियोजनाएं ऐसी देखने को मिल रही जहां पर अभी तक जो है काम नहीं हुआ है। तो माना जा रहा है कि पिछले 2023-24 का हम वित्तीय वर्ष अगर देखते हैं तो वहां पर भी ये काम पूरा नहीं हुआ था। और 24 और 25 का वित्तीय वर्ष अगर हम देखते हैं, मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है यहाँ पर भी ये काम अटका हुआ नजर आ रहा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो बाढ़ के खतरे हैं वो कहीं ना कहीं अगर मानसून सत्र अगर समय पर अपने आता है तो ये काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना सिंचाई विभाग और उन किसानों के लिए उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जब बाढ़ का पानी जब गांवों तक आता है तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, खेत लोगों के डूब से जाते हैं, इसके साथ साथ पूरे गांव जो है पानी की चपेट में आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बिंदु होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लेना और फिर समय पर पूरा करके इनके यहाँ पर जो है ये सब महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इन परियोजनाओं पर पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो लगभग 412 परियोजनाएं थी। इन 412 परियोजना में कुछ ही परियोजना जो है पिछले वर्ष पूरी हो पाई थी। उसके बाद इस बार जो कि 281 परियोजना थी, उन परियोजनाओं को जोड़ करके टोटल 338 परियोजना होती है कि इस साल जो है 338 परियोजना पूरी होनी थी। लेकिन अब तक जो है सिंचाई विभाग में इन परियोजनाओं पर नहीं पूरा किया गया है। तो यानी कि अब बहुत जल्द जो है मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में होगा महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि कैसे विभाग इन चीज़ों से निपटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो पैसा पहले मिल चुका था, जो परियोजनाओं का जो पैसा हो चुका था, लेकिन अब तक जो है धरातल पर इन परियोजनाओं को नहीं उतारा गया, ये एक सबसे महत्वपूर्ण होगा। कि जिस तरीके से सिंचाई विभाग में वैसे भी काम को लेकर के बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। अधिकतर इंजीनियर जो हैं इन काम को लेकर के काम में देरी करते हैं। शायद वही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी जो है धरातल पर इन परियोजनाओं को नहीं उतारा जा रहा। हालांकि 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी ने इन पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है, लेकिन अधिकारियों ने वहाँ भी उन्हें गुमराह किया है। वहाँ भी उन्हें बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं बताई गई हैं। जो डाटा था वो डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो सिंचाई विभाग की 57 परियोजनाओं पर विराम लगने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर पर अब तक 300 परियोजनाएं अधूरी। अहम खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचने के लिए 16 संवेदनशील जिले हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कुवैत अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की मौत पर मायावती ने दुख व्यक्त किया है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। उनके परिजनों की पूरी मदद करने के लिए सरकार से मांग भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कुवैत में एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से भारतीयों की जान गई थी। आपको बता दें कि लगभग 41 भारतीयों की मौत की खबर इसमें सामने आई, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो की ओर से देखिए यहाँ पर ट्वीट किया गया और उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और इसके साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारतीयों की मौत पर मायावती ने दुख व्यक्त किया है।
घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। पीड़ित परिजनों की पूरी मदद करने की भी सरकार से मांग की है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर। भारतीयों की मौत पर मायावती ने दुख व्यक्त किया। कुवैत में अग्निकांड में 41 भारतीयों की हुई थी मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मायावती की ओर से ट्वीट कर दुख व्यक्त किया गया है। परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की गई है। लखनऊ से खबर। कुवैत अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की मौत पर मायावती की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और भारतीयों की मौत पर मायावती ने दुख व्यक्त किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। पीड़ित परिजनों की पूरी मदद करने की सरकार से भी मांग की गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कुवैत में 41 भारतीयों की इस दुखद हादसे में जान चली गई। एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग ने 41 भारतीयों की जिंदगी निगल ली और अब मायावती की ओर से ट्वीट कर एक तरफ दुख व्यक्त किया गया है, लेकिन दूसरी ओर परिवार वालों की पूरी मदद की भी सरकार से मांग की गई है। जी देखिए, जो जिस तरह से कुवैत में जो घटना है उससे लगभग सभी भारतीयों को दुख है। उसी में अगर मायावती ने पोस्ट किया कि यहाँ 41 भारतीयों की मौत तो दुखद है ही, क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले वो मजदूर बेचारे उनकी मौत हुई है। उसके बाद कई लोग घायल हुए हैं, तो उनके प्रति उन्होंने दुख व्यक्त किया है और केंद्र सरकार से मांग भी की है कि उनके परिवार के जो घायल हुए हैं या जो मृत हो गए हैं उनके परिजनों की तरफ से पूरी मदद की है, जिससे उनके कम से कम इस दुख में कुछ न कुछ जो है उनकी मदद मिल सके। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती हालांकि जो है जब भी कोई ऐसी घटना होती है लेकिन उस पर दुख और ये चाहे जो भी हो मांग करती रहती है, चाहे जो भी सरकारें हों वो हमेशा इस तरह से मांग करती रहती हैं। और उन्होंने उस दुख व्यक्त करके और इस घटने को बहुत ही बेहद एक हादसा बताया कि हाँ कि ये दुख की बात है, 41 भारतीयों की वहाँ पे मौत हुई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मायावती की ओर से ट्वीट किया गया है। अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी ओर से सरकार से उनके परिवार वालों की
मदद की भी मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने आवारा गोवंशीय पशुओं के लिए आसरा दिया हो और पूरे प्रदेश में गौशाला बनाए जाने के निर्देश दिए। लेकिन आज हम वो तस्वीरें आपको अमरोहा से दिखाएंगे जिसमें जो आपको झकझोर देंगी। जिले के अधिकारी सरकार की फजीहत कराने में लगे हुए हैं और ये जिले में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए रुक जाओ भैया, रुक जाओ भाई, ये बिल्कुल जिंदी है। देखो देखो बिल्कुल यार, जिंदे गायों को दबाए जा रहे हैं यार। देखो यार, इसे पानी पिला दो बेचारी को। मुंह पे डाल, मुंह पे डाल। मैं भी लाता हूं, मैं भी लाता हूं, मैं भी लाता हूं। मुंह पे डाल। देखो दिखाओ यार, गाय दबा रही है। जिंदी सब जिंदी डाल डाल के दे। रुक जा बस अभी चलना है ना। देख, और बाकी ये मरी पड़ी, ये देख रही हैं इधर को, वो गिरी पड़ी। ये अंदर 3 सेट के हैं, एक दो का दम निकल गया, एक दो मरने वाली हैं। बाकी ये सूखा भूसा खा रही हैं और बाकी दूसरे 3 सेटों में पड़ी हों वो दिखाई ना दे रही। ठीक है, देखिए रुक जाओ भैया, रुक जाओ। देखो देखो दिखाओ भाई, ये बिल्कुल जिंदी है। देखो देखो जिंदी है बिल्कुल यार, जिंदे गायों को दबाए जा रहे हैं यार। देखो यार, इसे पानी पिला दो बेचारी को। मुंह पे डाल, मुंह पे डाल। मैं भी लाता हूं, मैं भी लाता हूं, मैं भी लाता हूं। मुंह पे डाल। देखो दिखाओ यार, गाय दबा रही है। जिंदी सब जिंदी डाल डाल के दे। रुक जा बस अभी चलना है ना। देख, और बाकी ये मरी पड़ी, ये देख रही हैं इधर को, वो गिरी पड़ी। ये अंदर 3 सेट के हैं, एक दो का दम निकल गया, एक दो मरने वाली हैं। बाकी ये सूखा भूसा खा रही हैं और बाकी दूसरे 3 सेटों में पड़ी हों। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शेरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शेरब, अमरोहा में मानवता शर्मसार हुई। एक तरफ गौरक्षा के लिए लगातार अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन गौशालाओं में गायों की ये स्थिति वाकई निंदनीय है। जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक तरफ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं और निर्देश भी देते रहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम गौशालाएं इसलिए बनवाई थी कि जिससे कि जो आवारा पशु हैं, जो गायें हैं, वो सुरक्षित की जा सकें। उनकी जो रहने सहने की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू की जा सके। उनको हरे चारे की व्यवस्था, उनको पानी की व्यवस्था, उनको जो है सर्दी में सर्दी न लगे और गर्मी में इस जो लू चल रही है इससे बच सके। लेकिन जो अमरोहा में ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है कि जब बुधवार की देर रात्रि को जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये बात पता चलती है कि जो हसनपुर में स्थित सोहरका में जो कान्हा गौशाला है उसमें जो है कुछ गायों को जो है वो मरी नहीं है, लेकिन उनको जिंदा दफनाया जाने की कोशिश हो रही है। वो वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में जब स्थिति देखते हैं तो वहां पे जो गायों को गड्ढे में दबाया जा रहा था, तो उनको जब निकाल के देखा जाता है और उनको जो है वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका आरोप लगाते हुए कहा है कि जितनी भी ये जो स्थिति चरमरा रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पर जो कागजी कार्रवाई है वो कागजों में सिमट कर रह गई है। अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो किसी तरह की भी जो मुख्यमंत्री जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं गौशालाओं में गायों को सुरक्षित करने की, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद में जो है अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है मामला, चूंकि इससे पहले भी जो है हसनपुर की सांतलपुर गौशाला में 100 गायों के मरने के बाद में बहुत पूरे देश में ये सबसे बड़ा मामला हुआ था, जिसमें 100 गायें एक ही रात में मरी थी हसनपुर में। अब ये दूसरी गौशाला है कान्हा गौशाला, इसमें जो है ये मामला सामने निकल कर आया है और ये मामला जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं इसके बाद में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी मांग की है जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हैं और जो इसमें जो ये यहाँ पर रहते हैं कान्हा गौशाला में कार्यकर्ता हैं जो इसके देखरेख में रहते हैं, उन अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। अब
देखने वाली बात ये होगी कि इस सारे मामले के संज्ञान लेने के बाद में आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शीरप हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिंदगाई को मृत समझकर दबाए जाने की बात सामने आई है। अमरोहा में मानवता शर्मसार हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। में मानवता शर्मसार हुई। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बड़ी खबर से शुरुआत और इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। प्रदर्शन की तस्वीर। नीट परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि नीट परीक्षा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो नीट 2024 परीक्षा में हुए घोटाले से महाराष्ट्र के छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। अभिभावकों के साथ अन्याय होने का आरोप लगा रहे हैं छात्र और जमकर प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस प्रदर्शन की, जहां पर महाराष्ट्र के ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। चंदापुर तहसील कचहरी के बाहर ये मार्च निकाला गया और मार्च निकालकर नीट परीक्षा के खिलाफ अब सड़कों पर उतरे हैं छात्र। तो हाथों में तख्तियां लिए विरोध जता रहे हैं और एक बार फिर से रीनीट कराने की तैयारी यानी कि मांग की जा रही है इन अभ्यर्थियों के द्वारा। और ये महज सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ इनजस्टिस नहीं बल्कि अभिभावकों के साथ भी इनजस्टिस, अन्याय हुआ है। तो मांग है कि जो ग्रेस अंक मिले हैं अभ्यर्थियों को, उनकी फिर से परीक्षा हो। जितेंद्र यादव पुणे से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार अब सड़कों पर नाराजगी देखने को मिल रही है छात्रों की नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा का रिजल्ट हालांकि घोषित किया गया। इस परीक्षा में जिस तरह की कदाचार हुई उसकी छात्र की काफी आक्रामक हो गए। पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर या रास्ते पर सभी जो छात्र है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे हंगामे में जो ईमानदारी से पढ़ाई करे, जो परीक्षार्थी थे, जो जिसने परीक्षा दी, उन छात्रों के ऊपर अन्याय हो चुका, उनका ऐसा शोर है। जी, लगातार हालांकि इस बात पे भी ऐतराज था कि रिजल्ट टाइम से पहले निकाल दिया गया और अब दोबारा से परीक्षा कराए जाने की तैयारी और मांग की जा रही है इन अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसका रिजल्ट जो है 30 जून आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या जानकारी? वही हो चुका है। तो परीक्षा का जो घोटाला हो चुका है, जो रिजल्ट आया है पहले सामने, फिर परीक्षा केंद्र पर एक ही समय स्टूडेंट 100% मार्क लिखे तो रिजल्ट में पास हो चुके हैं। उनके बाद फिर देश भर महाराष्ट्र में ऐसा ही हंगामा चल रहा है कि सभी का कहना है कि वो परीक्षा लिखे है वो दोबारा होना चाहिए और पिछले छात्र के साथ उनके घर के सभी लोग भी पूरे छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल नीट परीक्षा में जो धांधली की तस्वीर सामने आई, इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग। और जो 1500 से ज़्यादा छात्रों को ग्रेस मिला, उनकी दोबारा से परीक्षा हो और दोबारा से रिजल्ट घोषित किया जाए पारदर्शिता के साथ। ये मांग लगातार ये छात्र उठा रहे हैं और नाराजगी कुछ इस कदर आप सड़कों पर देख पा रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेकर
ये विरोध जता रहे हैं। तो बड़े घोटाले का आरोप तो फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 1500 से जो ज़्यादा छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मिला, अब उन्हें एक बार फिर से दोबारा परीक्षा हो। उनकी ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी और रिजल्ट सामने आएगा। पारदर्शिता के साथ रिजल्ट घोषित करने की मांग। और ये अन्याय सिर्फ छात्रों के साथ नहीं हुआ, बल्कि वो तमाम अभिभावक भी इसमें शामिल हैं जो इन बच्चों के साथ साथ खुद भी एक संघर्ष करते हैं यहां तक पहुंचाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी और परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। और लगातार इस मसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस मसले पर राजनीति ना हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूंगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो। तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे। देखिए, ये चूंकि पहले से, चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामरिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुसिया कटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा। तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया है।
सीएम साहब केंद्र में और अब क्या बड़े वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आप मिलने वाले हैं? जैसे आपने एक मार्ग टांटा मार्ग का जिक्र भी किया, केंद्र में आप जो भी मांग लेकर जाते हैं एक हफ्ते में पूरी भी हो जाती है। देखिए, एक तो चूंकि काफ़ी सारे जो पहले से काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएं और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, कुछ उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं, काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए चूँकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएं जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई हैं। केंद्र से हम अनुरोध करेंगे इसी प्रकार पिथौरागढ़, चिन्याली, सौड़ और गौचर ये हवाई पट्टी भी हमारी संचालित हों। साथ में जो कनेक्टिविटी का है, जैसे 4 धाम सड़क मार्ग हमारा तेजी से बना है, कुछ काम अभी और होने हैं, जैसे उत्तरकाशी से गंगोत्री का मार्ग है। इसी प्रकार से हमारा कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग के लिए भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को सुन पा रहे थे, जो कई अहम बिंदुओं पर जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, गाजीपुर के मऊ सदर सीट से विधायक और मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कस्टडी पैरोल की मियाद और 12 जून को पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस सुरक्षा घेरे में उसे घर भेजा गया, जहां वो शाम करीब 6 बजे तक परिवार के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुआ और इसके बाद परिजन और चाचा अफजाल अंसारी उसे प्रिजन वैन से छोड़ने के लिए पहुंचे थे और 5 बजे भारी पुलिस सुरक्षा में उसे कासगंज जेल भेजा गया, वापस रवाना किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब्बास अंसारी 3 दिन के लिए पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस द्वारा वापस से कासगंज फाटक लाया गया और जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनकी सुरक्षा को देखते हुए घर और बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब्बास अंसारी को जो है 10, 11, 12 जो है 3 दिन की पेरोल की अनुमति मिली थी अपने परिवारजनों से मिलने के लिए और अपने पिता मरहूम जो है मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में जो है शामिल होने की अनुमति मिली थी। तो आज अंतिम दिन था और जो है उनको अभी 6:30 बजे जिला जेल गाजीपुर में दाखिल किया गया है। अब यहाँ से फिर कासगंज जेल ले जाया जाएगा। बदायूं के जिला अस्पताल के इमरजेंसी का वीडियो सामने आया और उसमें एक फार्मासिस्ट मानसिक विक्षिप्त को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दिया। विक्षिप्त युवक के साथ जमकर हाथापाई की गई, धक्का मुक्की की गई। मामला चर्चा में आने के बाद सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह ने शुरुआत में अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन बाद में संबंधित फार्मासिस्ट को बुलाकर जवाब तलब किया गया और वायरल वीडियो सीएमएस के कमरे में लगी एलईडी का बताया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल परिसर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीएमएस के कमरे में लगी एलईडी के सारे कैमरों में दर्ज एक्टिविटी दिखाई दी। पूरा घटनाक्रम कब हुआ फिलहाल स्पष्ट नहीं है। दरअसल ये वीडियो अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी स्टाफ द्वारा ही निकालकर वायरल किया गया है। बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से आपको खबर बता दें, तेंदुए के हमले में मासूम की मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 साल के मासूम को छत से उठा ले गया था तेंदुआ और लगातार हिंसक घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वनकर्मियों से तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई है।
फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। फराज, क्या अपडेट है इस घटनाक्रम को लेकर? क्या वन विभाग एक्टिव हुआ? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद बहराइच के कतनिया वन जीव प्रभाग इलाके से सटा ग्राम मजरा टेपरा निवासी साहिब के पुत्र वाहिद जो 5 वर्ष है, ये छत पे सो रहा था, जिसे बीती रात तेंदुआ छत के ऊपर चल कर और बच्चे को मारकर वो खेत में लेके गया था, और जहाँ पे इसके काफी चोटें भी आई थी तेंदुए के हमले से। जब जानकारी हुई, लोगों ने हाका लगाया, ग्रामीण इकट्ठा हुए और शोर मचाए। शोर सुन के तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भागा। उसके बाद में परिजन और ग्रामीण उस बच्चे को उठाकर PSC ले जाते हैं, जहां पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। वहीं ग्रामीण जो है लगातार और घटनाओं से जो है दहशत में है, और वन कर्मियों पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग भी की है। जी फराज, वन विभाग क्या इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद भी एक्टिव नहीं हुआ? जी, सूचना मिलने पे वन विभाग के लोग जो है वो मौके पे पहुंचे हैं, और कुछ मृतक के जो है परिजन को कुछ सहायता राशि भी दिया है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है जो शुक्रिया बार फराज इस जानकारी को साझा करने के लिए। कुछ सहायता राशि देने से क्या ऐसी घटनाओं में अंकुश लग जाएगा, बजाय तेंदुए को पकड़ने के? हालांकि ग्रामीणों ने शिकायत की है इस वन विभाग को। अब देखना ये होगा कि तेंदुए को कब पकड़ा जाता है, क्योंकि ग्रामीण जो हैं वो दहशत में है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर शामली से है। कैराना क्षेत्र मंडावर में 4 वर्षीय बालिका को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर तेंदुए का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। वन विभाग की टीम ने मंडावर के जंगल में करीब 3.5 घंटे तक ड्रोन उड़ाकर खूंखार जानवर की तलाश की, और भीषण गर्मी से तेंदुए ने वन विभाग के नुमाइंदों के पसीने छुड़ा रखे हैं, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। और वन विभाग की टीमें तलाश कर रही हैं, और लेकिन परिणाम अभी भी शून्य है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कृष्णकांत ने बताया कि तेंदुए की तलाश में मंडावर के जंगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और गहनता से निरीक्षण किया गया है। यूसुफपुर चौतरा में भी ड्रोन से निगरानी की गई। तेंदुए की तलाश में टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। तो 3 दिन बाद भी अभी तक वन विभाग की टीम सुराग नहीं लगा पाई है। आदमखोर तेंदुए की तलाश में लगातार टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं, गश्त कर रही हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार शामली में आतंक के साए में एक तेंदुए का आतंक इस कदर कि लोग डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि पिंजरे लगाए गए हैं पकड़ने के लिए कि तेंदुए को किसी तरह पकड़ लिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी तेंदुआ जो है पिंजरे की कैद में नहीं है। तो मंडावर का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर तेंदुए को पकड़ने के लिए तो वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बावजूद इसके अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। दीपक इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। दीपक, क्या अपडेट है?
देखिए, आपको बता दें ये मामला शामली जनपद के किराना थाना क्षेत्र के का है, जहां पर गांव मंडावर में एक बच्चे को रविवार के दिन एक तेंदुआ उठा के ले गया था, जिस बच्चे की जो है मौत भी हो गई थी बच्चे की। उसके बाद संबंधित अधिकारी, पुलिस विभाग जो है, वन विभाग की टीम उस तेंदुए को पकड़ने में लगी हुई है, परंतु अभी तक तेंदुए का कोई भी सुराग नहीं लग पाया, जबकि तेंदुए को ड्रोन आदि से भी ढूंढा जा रहा है। जी, शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो लगातार छानबीन और गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी तक तेंदुआ जो है वो गिरफ्त में नहीं है। अमरोहा से खबर आपको बता दें, अमरोहा से हम खबर, सेल्समैन से अज्ञात बदमाशों ने लूट की है। शराब की दुकान से ये सेल्समैन लौट रहा था और 72,000 रुपए मोबाइल इससे लूटे गए। लूटने का आरोप लगा है। शराब की दुकान बंद कर घर जा रहा था ये दुकानदार। लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से बदमाश फरार हुए और मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। चार लड़काए हैं निजाम के बीच में, मोटरसाइकिल ले ली, कैश ले लिया और मोबाइल ले लिया। कैश कितना है? 72,300 तो लिखा पड़ेगा वो। हाँ, लिखा पड़ेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? सेल्समैन। कौन सा है सर आप? निजामली रोड। तो पुलिस को तहरीर दे दी? पुलिस आएगी जाती। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। जिले में पुलिस गश्त की पोल खुलती हुई नजर आई। बछरावा थाना क्षेत्र में एक हफ्ते में 7 घरों में चोरियां हुई। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद कि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लाखों का सामान पार कर दिया। बछरावा थाना क्षेत्र के कुंडलिया लुधई खेड़ा गांव की ये घटना सामने आ रही है। पुलिस की गश्त के बावजूद भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से चोरों ने घर में घुसकर लाखों का सामान पार कर दिया, यानी कि चोरों के जहन में पुलिस कर्मियों का डर नहीं और गश्त के बावजूद भी आखिर ये चोरी की घटनाएं थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।